हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो हम लोग पार्लियामेंट का लेक्चर अभी तक देखे, 3 लेक्चर्स हम पार्लियामेंट पे दे चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। और आइए, चूँकि हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ये है कि उसमें पूरी तरीके से हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते हैं। तो लंबी वीडियो होने की शिकायत ना करिए, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप समझ लें। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आज से थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट को थोड़ा छोटा करने का, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताने की मैं कोशिश करूँगा। आइए तो शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, जो सदस्य हैं उनकी निर्भरताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे वैकेटिंग ऑफ सीट्स, सीट की रिक्तता, वैकेटिंग ऑफ सीट्स, सीटों की रिक्तता। तो इसमें सबसे पहला आपका है डबल मेंबरशिप। सबसे पहला आपका है डबल मेंबरशिप, यानी कि दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का एक समय पे एक साथ दो सदनों का, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा कह रहा है ही मस्ट बी इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजर्व टू सर्व बाय डिफॉल्ट राज्यसभा सीट विल वैकेंट। मतलब ये कि अगर आप एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बन गए, ठीक है, तो आपको 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, याद रखें कितने दिन के अंदर, अगर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हैं तो आपको 10 दिन में ये मेंबरशिप दो में से किसी एक की आपको छोड़नी होगी, दो में से किसी एक की सदस्यता आपको छोड़नी होगी। और अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो राज्यसभा की सीट जो है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी। राज्यसभा की सीट जो है वो अपने आप रिक्त हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। ये पहली आपका लॉ कहता है डबल मेंबरशिप के बारे में। फिर सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इलेक्टेड फॉर सेकंड हाउस सीट इन फर्स्ट हाउस विल वैकेंट। अगर कोई मेंबर ऑलरेडी, जैसे अगर मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ और मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं लोकसभा में भी इलेक्ट हो गया, तो मेरी जो राज्यसभा की सीट है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, एक आप हाउस के मेंबर हैं और आप दूसरे हाउस में इलेक्ट होते हैं, तो पहले हाउस में जिसमें आप पहले मेंबर थे वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, वहाँ पे आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी और नए हाउस जिसमें आप इलेक्ट हुए आप उसमें चले जाएंगे। और अगर एक व्यक्ति जो है वो एक ही हाउस में 2 सीट पे इलेक्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको कोई एक सीट चुननी होगी, नहीं तो दोनों सीट से चला जाएगा। जैसे आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी जब अपना चुनाव लड़े तो उन्होंने बनारस से भी चुनाव लड़ा था और वहाँ अपने गुजरात में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2 सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। इधर राहुल गांधी को आपने देखा, उन्होंने अमेठी से भी लड़ा और वो वायनाड से भी लड़े थे अभी पिछले चुनाव में। तो आप देखते हैं कि कभी कभी लोग 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और कभी 2 में से एक जीतते हैं, कभी 2 में से दोनों और कभी 2 में से कोई नहीं। तो अगर 2 में से 2 सीट आप जीत गए, ठीक है, आप जैसे ऐसे मानिए कि अगर आप बिहार के गया से भी चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों से आप जीत गए, तो आपको या तो गया या तो लखनऊ 2 में से एक जगह की सीट आपको छोड़नी होगी। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी, यानी कि फिर आप मेंबर ही नहीं बन पाएंगे, आप मेंबर ही नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद है अगर कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर में भी है और पार्लियामेंट में भी है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में भी है और पार्लियामेंट में भी है, तो क्या होगा, अगर वो अपने किसी भी पोस्ट से, मतलब किसी भी मेंबरशिप से, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर और ना ही पार्लियामेंट, दोनों से अपना वो रिज़ाइन नहीं देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसकी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट जो है उसके चक्कर में उसकी पार्लियामेंट की सीट भी चली जाएगी। यानी अगर वो रिज़ाइन नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। ठीक, और अगर वो रिज़ाइन कर देता है किसी एक सीट से, जाहिर सी बात है जहाँ से रिज़ाइन कर दिया उसकी जगह दूसरी जगह का मेंबर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर कोई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का एक साथ मेंबर बन गया तो उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी अगर उसने स्टेट लेजिस्लेचर से रिज़ाइन नहीं किया तो। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सीटों की रिक्तता कैसे होती है, जो सीट्स हैं उनमें रिक्तता कैसे आती है, वो सीट खाली कैसे होती है। एक तो हो गया कि डबल मेंबरशिप, अगर भाई दोहरी सदस्यता मिल गई है तब तो उसकी सीट कैसे कैसे रिक्त होती है हमने देख लिया, कितने सारे कंडीशंस थी, इसको एक बार फिर से रिपीट करके आप चाहे तो दोबारा समझ सकते हैं।
फिर इसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा है अयोग्यता, दूसरा आपका है डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता। इसमें क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो हैं, जो स्पेसिफाई किए गए हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, संविधान में दिए गए, उसके अनुसार अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, निर्हर यानी कि अयोग्य घोषित होते हैं, तो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी, आपकी सीट जो है वो रिक्त हो जाएगी। और जो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें वो जो हमने 10th शेड्यूल वाला, 10वीं अनुसूची वाला, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, पार्ट 3 में बताया था, वो वाली डिस्क्वालिफिकेशंस की कैटेगरी भी इसमें शामिल होगी, जिसको हम बोलते हैं दल बदल कानून, है ना। दल बदल कानून वाली जो है, ग्राउंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो वो भी उसके भी थ्रू अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपकी सीट जो है वो रिक्त हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं रेजिग्नेशन की, यानी कि त्यागपत्र। रेजिग्नेशन त्यागपत्र, अगर हम इसकी बात करते हैं, रेजिग्नेशन की हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो देंगे लोकसभा के स्पीकर को, और राज्यसभा के मेंबर किसको देंगे, वो राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे, ठीक है। लोकसभा के मेंबर अपना जो इस्तीफा होगा, जो त्यागपत्र है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो देंगे लोकसभा के स्पीकर को, और राज्यसभा के मेंबर किसको देंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को। याद रहेगी ये चीज़। अब वो बात अलग है कि चेयरमैन या स्पीकर जो हैं वो उसका इस्तीफा यानी कि जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर उसको लगे कि ये किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, किसी पर्टिकुलर किसी गलत रीज़न की वजह से ये, या किसी दबाव में आके ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो वो चाहे तो वो एक्सेप्ट ना करे, वो बोल देंगे भैया हम आपका रेजिग्नेशन जो है, आपका जो त्यागपत्र है वो हम स्वीकार नहीं करते, ठीक है। बट अगर वो स्वीकार कर लेते तो सीट हमारी वैकेंट हो जाएगी, यानी जो है रिक्तता वहाँ पे उस सीट में पाई जाएगी। फिर और एक है एब्सेंस, चौथी आपकी कैटेगरी है एब्सेंस की कैटेगरी, यानी कि अनुपस्थिति। तो अगर आप जो है बिना परमिशन के, बिना अपने, जैसे अगर आप लोकसभा के हैं तो लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा के हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन, अगर इनकी बिना परमिशन के 60 डेज, कितने दिन, 60 दिन अगर आप एब्सेंट रहते हैं बिना परमिशन के, तो आपकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। अगर आप बिना परमिशन के रहें तो आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अब इतना तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, बट इसमें एक चीज़ और ऐड करिएगा जो बहुत कम हम लोग पढ़ पाते हैं कहीं पे, ये है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 60 days नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरॉग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 4 लगातार दिनों तक अगर सदन नहीं चलता है तो उसको उन 60 दिनों में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन कितने, लगातार 4 दिन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 4 दिन। फिर कुछ और केसेस हैं, इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाई कोर्ट, ये तो आपने 4 कैटेगरी पढ़ ली एब्सेंस तक की। अगर भाई उसको डबल दोहरी सदस्यता मिल गई तो सीट वैकेंट होगी, सीट में रिक्तता आ जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अगर वो अयोग्य घोषित हो गया तो उसमें रिक्तता आ जाएगी। अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, त्यागपत्र देता है, तो उसमें रिक्तता आ जाएगी। और भैया अगर वो अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन तक बिना परमिशन के, और उसमें भी क्या, लगातार 4 दिनों तक अगर आपका सेशन नहीं चल रहा तो उन दिनों को उसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से रिक्तता आती है, लेकिन एक कुछ और भी फैक्ट हैं जिनकी वजह से सीट वैकेंट हो जाती है, सीट मतलब रिक्त हो जाती है। वो क्या है, पहला है इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, अगर जो कोर्ट है चुनाव के बाद में कोर्ट में एप्लीकेशन गई या रिट किसी ने दी कि भाई ये चुनाव गलत तरीके से हुआ, फिर कोर्ट ने उसको देखा और कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये चुनाव जो था वो अवैध था, इलीगल था, गलत तरीके से चुनाव हुआ, इसमें वोटिंग निष्पक्ष नहीं हुई, या कुछ भी आरोप लगा के अगर उसने, कोर्ट ने आपका चुनाव को हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपकी सीट जो है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी, आप मेंबर नहीं रह जाएंगे। इसके बाद इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, अगर उसको सदन से निकाल दिया गया, उसको एक्सपेल कर दिया गया है किसी रीज़न से, अगर उसको सदन से निकाल दिया गया है तो भी उसकी जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी। इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अब अगर कोई मेंबर है लोकसभा राज्यसभा का और वो प्रेसिडेंट बन गया या वाइस प्रेसिडेंट बन गया या किसी स्टेट का गवर्नर बन गया, तो उसकी सीट जो होगी वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वाइड, मैटर इज डील्ड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है।
जो चुनाव जो अयोग्य घोषित होता है उसके लिए पार्लियामेंट में कोई ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके लिए हम कहाँ से देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो आपकी आती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 1951 का जो एक्ट है, उसमें आपके प्रोसीजर मिलते हैं कि किन किन वजह से कोई चुनाव जो है वो आपका गलत माना जाएगा या चुनाव को जो है वो वॉइड अनाउंस कर दिया जाएगा। वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, वो किस में दिया है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 1951 में दिया है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर किसी पार्टी को निकाल दिया जाता है, अगर किसी पर्सन को निकाल दिया जाता है तो वो कोर्ट जा सकती है, ठीक है। फिर है ओथ एंड अफर्मेशन की हम बात करते हैं। अगर हम इसके शपथ की बात करें तो बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो राष्ट्रपति किसी को एक को रिप्रेजेंटेटिव अपना अनाउंस करके भेजता है कि आपको इनके सामने शपथ लेनी है, ओथ लेनी है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ओथ ली जाती है। और क्या ये शपथ लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारा संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। टू अपहोल्ड द सोवर्निटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओथ की दूसरी लाइन क्या होती है कि जो हमारी अखंडता और एकता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तीसरा है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज़ अबाउट टू इंटर, पूरी अपने जो उनकी ड्यूटी है, जो वो पद ग्रहण करने जा रहे हैं, उसको वो पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में निभाएंगे, ये वो शपथ लेते हैं, ठीक है। A person is liable to a penalty of ₹500 for each day he sits or vote as a member in a house in the following conditions। अगर उसने शपथ नहीं ली है, ठीक है, और शपथ नहीं ली उसने, ठीक, ओथ या अफर्मेशन नहीं लिया और सीधे जाके सेशन में बैठने लगा, तो क्या होगा, उसको पर डे 500 का फाइन देना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं इनके सैलरी एंड अलाउंसेज। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज, वेतन और भत्ते। तो इनके वेतन और भत्ते जो हैं वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है आर्टिकल 106 के अंडर में। आर्टिकल 106 के अंडर में पार्लियामेंट जो है क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस कितने होंगे। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी और अलाउंसेस तो वो घटाए नहीं जा सकते। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए, सॉर्ट ऑफ पीरियड, जैसे कोरोना टाइम में थोड़ा सा कम किया गया, तो एक्चुअल में सैलरी नहीं कम हुई, बट हाँ थोड़े बहुत अलाउंसेस कम कर दिए जाते हैं। बट जनरल वे में देखा जाए तो सैलरी और अलाउंस कम नहीं होते, ठीक है। और ये आर्टिकल 106 में दिया गया है कि ये डिटरमाइन किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा। कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इनकी पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं दिया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको पेंशन मिलेगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हाउएवर पार्लियामेंट हैज़ प्रोवाइडेड पेंशन टू द मेंबर्स, जो पार्लियामेंट है वो फिर भी जो है क्या उसने किया, जो पेंशन है उसको प्रोवाइड कराया है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। हम कुछ सैलरी और अलाउंसेस देख लेते हैं। हम इसको देखते हैं तो 2018 में और हम 2020 में जो अमेंडमेंट किया गया था, हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये थी आपकी जो सैलरी थी एमपी की, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनकी जो सैलरी थी वो 2018 में 1 लाख थी, ठीक है। और 2020 में अमेंडमेंट किया गया था और इसको कर दिया गया था 70,000। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस ये आपका था 70,000, ये कर दिया गया 49,000। और ऑफिस एक्सपेंसेस थे वो 60,000 से घटा के
54,000 कर दिया गया था। और ऐसे ही इनके कई सारे जो अलाउंसेस थे उनको कम कर दिया गया था। कब तक के लिए? 1 अप्रैल 2020 तक के लिए। मतलब उसके बाद फिर ही अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए थे जैसे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये कम कर दिए गए थे। वही कोविड का टाइम था, उस समय पे ये कम कर दिए गए थे कुछ समय के लिए, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जो भी सैलरी अलाउंस है वो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट, सिंपल सा डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट आर्टिकल 106 के अंडर में। जनरली उनका जो सैलरी है वो 1 लाख है। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस 70,000 है। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस इनको मिलते हैं। ठीक है, इन सबको कुछ समय के लिए 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था और कम कर दिया गया था। ये आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि घटता भी है, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि घटता नहीं है। घटता है, लेकिन वो कुछ सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि परमानेंट उसको घटा सकते। फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम किसी के सैलरी को हम घटा दें परमानेंटली नहीं घटेगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होने पे, कुछ इमरजेंसी होने पे तो घटाया जा सकता है शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो सैलरी अलाउंस की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर होता है, जो डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब की जो सैलरी और अलाउंस है वो भी डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। ठीक है, वो भी डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। और वो सब चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ये सब चार्ज होते हैं। ठीक है, और इन पे एंड चूँकि याद रखिएगा जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे हम कह दें कि इस चीज़ का खर्चा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से लिया जाएगा। जब भी हम कभी ये बात करें तो इसका मतलब है कि इस पे जो है वो एनुअल डिबेट या वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। जब भी कोई खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, भारत की संचित निधि से होता है, तो हमेशा याद रखिए कभी भी उस पर जो एनुअल वोटिंग और एनुअल डिबेट होता है ना वो नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। और इसमें हमने अभी देखा कि जो भी सैलरी अलाउंसेस हैं वो अभी तक देखते आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, आपके जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब की सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? तो इसका मतलब इनकी जो सैलरी है, जो आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब की जो सैलरी और अलाउंसेस हैं उस पर जो ईयरली डिबेट और वोट होता है वो पार्लियामेंट में नहीं हो सकता। 2018 में जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनकी सैलरी बढ़ा के कर दी गई थी। पहले थी 1.25 लाख, पहले कितनी थी? 1.25 लाख थी, जिसको बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 लाख कर दिया गया राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन की। स्पीकर लोकसभा, स्पीकर वाइस चेयरमैन इक्वल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बाकी जो आपके स्पीकर होता है लोकसभा का, जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है, जो आपका राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है, इनकी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है वो इक्वल होती है। ये अलग होती है इनकी। राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनकी आपकी सैलरी अलग होती है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। हम कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखेंगे। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे लाइन से कई सारे आएंगे, हम अभी आपको सब धीरे धीरे बताते हैं। तो इसमें लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सेक्रेटेरिएट भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले सीधे हम आते हैं लोकसभा के स्पीकर की तरफ। थोड़ा सा हम स्पीड रख रहे हैं क्योंकि बहुत धीमे चलने पे हमारा कोर्स जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा।
लोकसभा के स्पीकर की हम बात करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम एमंगस्ट इट्स मेंबर्स एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके लोकसभा में जो आपके सांसद हैं, वही जो हैं उन्हीं के बीच में से स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है एज सून एज जो भी मतलब आपकी पहली मीटिंग है, कोशिश करते हैं कि पहली मीटिंग से जल्द आपके लोकसभा के स्पीकर को चुन लिया जाए। और डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते हैं कि जो देखिए क्या होता है, हर लोकसभा जैसे 5 साल की लोकसभा है, अभी जैसे 2019 में चुनाव हुए थे, ठीक, जो चुनाव हुए उसके बाद एक स्पीकर चुने गए। अभी इसमें प्रोटेम स्पीकर भी आएगा, अभी सब कुछ आपको बताऊंगा, इसमें कई सारे टर्म्स हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि हर 5 साल पे जब चुनाव होते हैं तो जब नई लोकसभा बनती है उसी समय एक नए स्पीकर चुने जाते हैं। वो 5 साल तक रहेंगे और अगली लोकसभा में फिर दूसरे स्पीकर, या हो सकता है वही हो लेकिन चुनाव दोबारा होगा स्पीकर का। तो वो लोकसभा के चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, पहली मीटिंग होती है, उस समय प्रेसिडेंट जो है उससे पहले या उस समय अपना अनाउंस कर देते हैं कि भैया, जैसे मान लेते हैं 15 अक्टूबर को आपकी लोकसभा की पहली मीटिंग हुई और ये अनाउंस हुआ कि 20 अक्टूबर को आपके पहले स्पीकर चुने जाएं, मतलब इस लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ने डेट डिसाइड कर दी, उसी डेट के बेसिस पे इलेक्शन होंगे, या इलेक्शन नहीं भी हुए अगर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अमूमन। तो वो डेट डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, और कहाँ से आता है वो, उन्हीं जो मेंबर लोकसभा में चुन के आए हैं उन्हीं में से होता है लोकसभा का स्पीकर आपका, ठीक है। और जनरली देखा जाए तो जब अगर हम टेन्योर की बात करें, अगर हम कार्यकाल की बात करें लोकसभा स्पीकर के, तो जितना लोकसभा का कार्यकाल होगा यूजुअली अमूमन जो आपका अक्सर होता है वो उतना ही लोकसभा के स्पीकर का भी होता है। रेयर केस अलग होता है, वो भी हम सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जनरली अगर हम देखें सामान्यतया जो है, जो आपका कार्यकाल आपका लोकसभा का होगा वही कार्यकाल आपका जो है वो लोकसभा के स्पीकर का भी होगा, ठीक है। उसको अपना ऑफिस यानी कि जो अपना पद है वो छोड़ना पड़ेगा कुछ केसेस में। पहला, इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो स्पीकर चुन लिया गया, ठीक है। स्पीकर चुनने के बाद में क्या हुआ कि उसको कह दिया गया कि भाई आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, हो सकता है उसका इलेक्शन जो है वो वाइड कर दिया गया हो, गलत मतलब उसमें कुछ ऐसा हुआ हो कि कोर्ट ने कह दिया हो कि वो इलेक्शन वाइड है, यानी कि उस इलेक्शन को नहीं माना गया कोर्ट के थ्रू, या किसी वजह से भी उसकी मेंबरशिप ख़त्म होती है लोकसभा से, तो वो आपका लोकसभा का स्पीकर नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। दूसरा ये कह रहा है कि भाई सीट रिक्त कब होगी, सीट जो है वो वैकेंट कब होगी। पहला तो ये हो गया कि उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए लोकसभा से। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि वो मेंबर नहीं रह गया। दूसरा क्या कह रहा है, सीट वैकेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा वो अगर रिज़ाइन कर दे, दूसरा वो क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे, तो जो लोकसभा स्पीकर की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। अच्छा, रिज़ाइन करता किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये करता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। किसको करता है, ये डिप्टी एसपी वो पुलिस वाला नहीं है, ये डिप्टी स्पीकर लिखा है मैंने, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है इसको। तो ये लोकसभा का स्पीकर अगर रिज़ाइन कर देगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, तो आपका जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। और क्या कह रहा है, इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, that is an effective majority, such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी की पहली बात तो बात होती है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर उसके खिलाफ एक रिजोल्यूशन आता है, प्रस्ताव आ गया उसके खिलाफ, ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ ये है कि दो हमने ये सिस्टम देख लिए जो कि सीधे सीधे, तीसरा हम समझ लेते हैं कि तीसरा अगर उसको पद से हटा दिया जाए, पद से हटाया कैसे जाएगा। तीसरा है रिमूवल बाय ऑफिस या फ्रॉम ऑफिस, पदच्युत करना या पद से हटाना, ठीक है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो भी तो लोकसभा स्पीकर की सीट खाली हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि जो
अगर स्पीकर है उसको हटाना है हमको पद से, तो क्या होगा, पहली चीज़ तो एक रिजोल्यूशन लाना होगा। उस रिजोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, 14 दिन पहले हमको बताना होगा इसको, लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले हम बताएंगे कि भैया हम आपके खिलाफ जो है वो एक रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, एक रिजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अब रिजोल्यूशन पास कैसे होगा, तो एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो कुल सदस्य संख्या है, जैसे 545 सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा में, और हमको लोकसभा से उसको हमें पद से हटाना है, तो उसके लिए रिजोल्यूशन में ना कुल संख्या की, मतलब जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है आपके मेंबर्स की, उसका हाफ प्लस 1 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब ये कि जैसे अब हम ये कह रहे हैं कि 545 सीट है, तो हमको इसमें हटाने के लिए 545/2 + 1 करना होगा। अगर इतने वोट मिल जाएंगे तो ही वो पद से रिमूव होगा, ठीक है, तभी उसके ऑफिस से उसको रिमूव किया जाएगा। तो ये आपका बनेगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2.5 + 1, मान के चलिए कि 273 सीट्स आपको चाहिए। 273 वोट्स अगर मिलेंगे तो ही आपका लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या है। अब 545 टोटल हैं मेंबर्स, हालांकि इस समय 543 हैं, बट ठीक है, 545 अगर टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। अब उनमें से आए वोट डालने केवल 500, तो 500 जब अगर हम कहें कि जो वोट डालने आए उनका 50% + 1, तो 500/2 + 1, तो ये तो हो जाएगा 251। तो जो वोट डालने आए हैं या जो उस समय मौजूद हैं सेशन में और वोट कर रहे हैं, उनका 50% + 1 नहीं, टोटल नंबर का 50% + 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो देखो ये ज़्यादा है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, 273 हो रहा है, और ये वाली कितनी हो रही है, 251 ही हो रही है, ठीक है। तो आए और वोट करने वालों का 50% + 1 नहीं, कुल संख्या का, कुल सदस्य संख्या का हमें 50% + 1 चाहिए, तो ही वो रिमूवल जो उसका रिजोल्यूशन है उसको पद से हटाने का वो पास होगा। अच्छा, अब मान लिया रिजोल्यूशन तो आ गया, ठीक है। अब रिजोल्यूशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। जब रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि अभी उस पर विचार चल रहा है, अभी उस पर सब प्रक्रिया हो रही है, अभी अभी उसका रिमूवल हुआ नहीं है स्पीकर का, तो उस समय क्या होगा। तो देखिए, वो सेशन में आ सकता है, लोकसभा में वो एज ए मेंबर आ सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, मतलब कि वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा। वो अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के काम नहीं करेगा, अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में काम नहीं कर सकता, जब तक कि ये इसका रिमूवल फ्रॉम ऑफिस का जो प्रोसेस है ये चल रहा है। ठीक है, वो बोल सकता है, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, और वोट भी कर सकता है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ वोट्स के टाइम पे नहीं कर सकता। अब इसको समझ लेते थोड़ा सा फटाफट से, क्या कह रहा है कि वो आएगा लोकसभा में, लेकिन स्पीकर के तर्ज पे नहीं, एक लोकसभा के मेंबर के रूप में आएगा। स्पीकर के पास एक पावर होती है कि स्पीकर ऐसे तो पहली बार में किसी भी बिल पे वोट नहीं करता, लेकिन अगर किसी बिल को लेके हाँ या ना हो रहा है और दोनों तरफ हाँ की तरफ और ना की तरफ वोट्स बराबर पड़े हैं, अगर 200 वोट्स हाँ हैं, 200 वोट्स ना हैं, तो स्पीकर जो है वोट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, स्पीकर वोट नहीं करता। लेकिन जब उसके ऊपर ये सब कार्यवाही चल रही है ना, जब ये प्रोसेस चल रहा है, तो वो ये कास्टिंग वोट जो होता है, मतलब कि टाई होने पे जो वोट करने की पावर होती है वो नहीं होगी उसके पास। वो वोट करेगा, लेकिन जैसे नॉर्मली सभी मेंबर वोट करते हैं वो वैसे ही वोट कर सकता है, वो एज ए स्पीकर वोट नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी अलग होंगी, हम उनको बहुत जल्दी ही कल के लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। जो आपका पार्ट 5 होगा, ये आपका पार्ट 4 है, और थोड़ा सा मैंने कोशिश की स्पीड बढ़ाई है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगें कि नहीं सही थी, तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या स्पीड सही थी या नहीं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये चीज़ कही है कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा है और थोड़ा स्लो हो रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू बूस्टिंग द स्पीड, बट आप सभी जैसा कहें वैसा हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी लेक्चर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। जैसे ही वीडियो आपको मिले, आप फटाफट से वीडियो को देख के अपने नोट्स बना के और अपनी चीज़ों को आगे
लेके चलें, क्योंकि मेरा तो एम सिर्फ इतना है कि मैं कंप्लीट कोर्स जो भी आपका यूपीएससी का कोर्स है, जो भी प्री प्लस मेंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को मैं ऐसे धीरे धीरे लेके चलूँगा और डेली ये वीडियो आपकी ऐसे ही अपलोड होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका पार्ट 5 है। थैंक यू।